हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। 24 अक्टूबर का करंट का एपिसोड में स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डे 2 है आज, एज यू नो। और आज का टॉपिक जो है ना वो है स्केड्यूल्स। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन लास्ट 10-15 ईयर्स और इनफैक्ट 20 ईयर्स। वही हम आज प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू 12 स्केड्यूल। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है वन बाय वन। ठीक है, अभी आप लोग वीडियो पॉज करते हुए अटेम्प्ट करोगे कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि प्लीज़ इस चीज़ की हैबिट डालिए कि जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें डे, जैसे आज डे 2 है तो डे 2 लिखिए। एंड आपने क्या अटेम्प्ट करा है, सही गलत इट डजेंट मैटर, उसको लिखिए। वन में क्या किया, सेकंड में क्या किया, ये मैं हैबिट दिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ समझिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। चलते हैं हम दिस सेकेंड क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने में आज का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज दिस वन। वीडियो पॉज कर लीजिएगा जरूरत पड़े, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है ना, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन ये है आपके सामने में। ठीक है, इसको भी आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर उसके बाद दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, फाइन, इसको अटेम्प्ट कीजिए। देन दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइन। एंड देन वी हैव द सिक्स्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन की क्वालिटी ही, मतलब जो पीडीएफ मिलती है ना यूपीएससी के वेबसाइट पे, वो इतनी ऐसी दिखती है, दैट्स व्हाई। बट आई ट्राई माई बेस्ट कि इससे आपके लिए बेस्ट निकाल के लाऊं। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है आज का, ये सेवन्थ क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दिस इज द एट्थ क्वेश्चन। सेवन देख लो अच्छे से, पॉज कर लो, अटेम्प्ट करो, प्लीज करो, रिक्वेस्ट करता हूं तो समझिए। एंड दिस इज द एट्थ क्वेश्चन ऑफ द डे, इनफैक्ट लास्ट सॉरी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ठीक है, 8 के 8 अटेम्प्ट करने हैं और डे 2 लिखना है ऊपर में, कमेंट सेक्शन जो हमारा है। एंड कोशिश कीजिए उसको जो ना लाइव में ना करके आप जो नॉर्मल कमेंट सेक्शन होता है ना उसमें करो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब लाइव तो क्लास करो, बट ये कह रहा हूँ कमेंट करो, क्योंकि वो दिखता है सबको, अच्छा रहता है, सब देखते हैं, सब सीखते हैं। एंड मैं ये इनकलकेट करवाना चाहता हूँ ये हैबिट, और ये चलता रहेगा। आई मीन मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दूंगा बाय दिसंबर। हाँ, सेकेंड थिंग इज टीडीएफ बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। मैंने बोला था कल के वीडियो में भी बोला था कि टीडीएफ जो है वो एक छोटा सा ब्रेक है। रीजन बिंग कि फेस्टिव सीजन था, मैं इतना लोड नहीं देना चाहता था आप पर। 25 ऑफ अक्टूबर से हम फॉरवर्ड जो है, 25 या 26, मुझे आज थोड़ी तेज सर्दी हुई है तो मैं देखता हूँ कल से शुरू करोगे या परसों या मंडे से, क्योंकि कल सैटरडे एंड देन मंडे। यस, मंडे से हम रखते हैं, चलेगा। टीडीएफ करेंगे जैसे चलता आ रहा है, ये वो कोर है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बिल्कुल सुनिश्चित करता हूँ मैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है, एंड कॉपी इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें चलेंगी। हमारा जो डेडिकेटेड ग्रुप है, इस वीडियो के लिंक के सेकेंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हो हमारे डेडिकेटेड 2026 वाले ग्रुप पर। ठीक है, जहाँ पे 17,000 प्लस बच्चे हैं एंड ऑलमोस्ट 80 to 90 कॉपीज डेली सबमिट होते थे, 80 के आसपास। ठीक है, सो लेट अस सी। मंडे से प्रोबेबली जीएस2 स्टार्ट कर दूंगा। पॉलिटी मैंने पोल करवाया था तो उसमें देखा था कि मैक्सिमम बच्चे इसी के फेवर में, तो पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये 3-4 सब्जेक्ट्स रह गए ना छोटे, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, और यही दो रहे ना, और बाकी तो कवर कर ही लिया। तो वो हो सकता है कि एंड में करा दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, वो भी करवा दूंगा, वो एंड में करवा दूंगा। ठीक है, चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल चीज कहता हूँ, कुछ क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके बेसिक बुक में अवेलेबल होता है। और कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, आप थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन आपके बेसिक बुक में है, बट आप कंप्लीटली एक करेक्ट आंसर चूज कर लो, ये मुश्किल होता है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हम लॉजिक लगाएंगे। अब जो टेक्निकल क्वेश्चन सीधा आ रहा है उसमें क्या लॉजिक लगाना, वो आपके बेसिक बुक में आप रिवीजन करते हो एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर गोइंग फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये चीजें में क्यों लॉजिक लगाना, ये तो आपको एटलीस्ट इतना बेयर मिनिमम है कि यू शुड डू इट। ठीक है,
तो प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ स्केड्यूल एंड सिक्स्थ स्केड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेड इन ऑर्डर टू, सिंपल है, आपको पता है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। 12 के 12 स्केड्यूल जो है, सो फर्स्ट वन इज स्केड्यूल 1 है, दैट इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स, ठीक है, सिंपल। सेकेंड जो स्केड्यूल है वो सैलरी के बारे में है, ठीक है, जो सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहाँ से जाती है तो उसके बारे में, वो जो हमारे डिग्निटरी मतलब जो अलग अलग डेजिग्नेशंस हैं। देन वी हैव थर्ड स्केड्यूल जो है वो ओथ एंड प्रोमिसेस जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ के जो लिया जाता है उसके बारे में है। फोर्थ स्केड्यूल राज्यसभा एमपी के जो स्टेट में जो नंबर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, कुछ यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेचर है उसके लिए है फिफ्थ स्केड्यूल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, ठीक है। नाइन्थ स्केड्यूल, टेंथ स्केड्यूल, ठीक है, एंड देन वी हैव सेवंथ भी, मतलब यहाँ से असली में सबसे इंपॉर्टेंट स्केड्यूल स्टार्ट होते हैं जो यूपीएससी का फेवरेट है, जो आज के क्वेश्चन में भी दिखेगा। स्केड्यूल एरिया, देखो फिफ्थ में क्या है ना, स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, ये दो टर्म है, याद रखना, यहाँ भी कंफ्यूज कराता है यूपीएससी, ठीक है। तो यहाँ फिफ्थ स्केड्यूल में 10 स्टेट्स हैं, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, बताओ कि जो 10 स्टेट्स हैं उसमें कितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फिफ्थ शेड्यूल के 10th जो स्टेट्स हैं, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं फिफ्थ शेड्यूल का, ठीक है, कि कौन सा एरिया शेड्यूल एरिया हो सकता है या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया हो सकता है। तो उस बेसिस पे वहाँ पे जो है वो एरिया डिक्लेयर किया जाता है, वन थिंग। एंड गवर्नर जो है वो उसके बाद पार्टिकुलर एरिया डिक्लेयर हो गया तो गवर्नर उसको देखता है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग कि यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। बहुत ज़्यादा मतलब कह लो कि लोकल गवर्नमेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है जितना कि सिक्स्थ शेड्यूल में है। वो कंप्लीटली ऑटोनॉमी देता है, और आपको पता होगा लद्दाख डिमांड कर रहा है। तो सिक्स्थ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, एंड ये 4 स्टेट्स में आपको पता है। सेवंथ शेड्यूल जो है, एंड यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, सिक्स्थ शेड्यूल में बनाया जाता है, आई थिंक एग्जैक्ट नाम क्या है, ट्राइबल काउंसिल, ठीक है। मैं नाम ही भूल गया हूँ, एग्जैक्ट नाम क्या होता है, ऐसे चीजें होती रहती है, मतलब अरे यार मैं भी क्या, ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होता है ना, या एरियाज, टीडीए। हाँ, सो ये है सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर। देन सेवंथ शेड्यूल में आपको पता है 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉनकरेंट लिस्ट, आपको पता होगा, ठीक है। एट्थ में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आते हैं, ये आजकल यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है, एंड इस बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी आया था। देन वी हैव नाइन्थ शेड्यूल, वो है रिगार्डिंग कुछ लॉज जो है ना फंडामेंटल राइट्स से, मतलब कि उसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स ब्रीच होते हैं, बट दोज लॉज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जैसे लैंड रिफॉर्म्स। तो वो लॉज को फंडामेंटल राइट से ब्रीच होने की वजह से जो चैलेंज कोर्ट में किया जाएगा उससे बचाने के लिए नाइन्थ शेड्यूल बनाया गया था, ठीक है। देन वी हैव टेंथ शेड्यूल, ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, आपको पता होगा। 11th में जो है पंचायती राज, एंड 12th में म्यूनिसपैलिटीज के लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। टेक्निकल मतलब कि क्वेश्चन है, ये सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ ट्राइब्स के लिए, तो उनको एक तरह से उनके लिए, ओके, एक मिनट, हाँ। सो डिटरमाइन द बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, ये सब तो है नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि कर लोगे। बॉर्डर स्टेट्स, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, फिफ्थ शेड्यूल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे पीईसीए एक्ट 1995 वो इंट्रोड्यूस किया गया, फिफ्थ शेड्यूल जो मतलब इलाके होंगे, स्टेट्स होंगे वहाँ, ठीक है। सो एंड 73rd, ये सिक्स के लिए तो प्रॉपर अपना सेल्फ गवर्नेंस के लिए डिस्ट्रिक्ट ही, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ही बना दिया गया है, तो उस वहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है। तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल एरियाज। अब इस क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे लॉजिक लगता है, थोड़ा सा सोचना कि एजुकेशन कितना बेसिक चीज है, ओके। ये हर जगह होगा, कोई भी बॉडी होगा, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने वाली चीज होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां पे एजुकेशन का मेंशन होगा ही, ठीक है। तो रूरल, अर्बन, लोकल बॉडीज, ये
छोटा सा यूनिट है, फिफ्थ शेड्यूल भी कह लो छोटा सा यूनिट है, सिक्स्थ शेड्यूल भी आपको पता ही है, एंड सेवंथ में तो होगा ही क्योंकि उसमें तो 3 लिस्ट है। बताओ कौन से लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट में, स्टेट में आएगा या यूनियन लिस्ट में आएगा? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एजुकेशन, एंड इसको आपको अटेम्प्ट करना सिंपल है कि हर जगह ये होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन सबसे बेसिक चीज है, हेल्थ एंड एजुकेशन वो हर जगह आएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन कि पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, पार्लियामेंट ही करती है, इसमें क्या है, 9th शेड्यूल के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और देन वी हैव द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। देखो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट, अगर आपको नहीं आंसर आता है, देखो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, बार बार जोर दिया जा रहा है कि कुछ नहीं किया जा सकता है, जो 9th शेड्यूल में चला गया जो लॉ, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। आप जस्ट सोचो ना, यहाँ लॉजिक वैसे पता है तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा इस केस के बारे में, नहीं पता है तो इस केस में मैं कह रहा हूं कि अब सोचो ना, इतना ज्यादा ही जोर क्यों डाला जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट जो कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको वो एग्जामिन नहीं कर सकती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके पास इतने सारे पावर्स है। तो इस हिसाब से देख लीजिए क्या आंसर होगा, आंसर बिल्कुल फर्स्ट ही होगा। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज माइनिंग के लिए। सिंपल है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर फिफ्थ और सिक्स्थ पूछता तो मे बी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता, यहाँ पे तो 9th डाल दिया है, 12th डाल दिया है, 3rd डाल दिया, तो ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा ही नहीं, सीधा आंसर 5th शेड्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लैंग्वेज वाला 8th शेड्यूल का पार्ट है। आपको पता है कि इनिशियली 14th लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल का पार्ट थे, देन एक और ऐड किया गया थ्रू 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये प्योर टेक्निकल है, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे आप तुक्का नहीं मार सकते हो। ठीक है, और आपके बेसिक सोर्स में, आपके ब्लू बुक में, आपके जो भी बुक फॉलो करते हो लक्ष्मीकांत, ये है अवेलेबल, तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। और ये है बस ऑप्शन इस तरह से सेट किया गया है कि 3 ही है, तो यहाँ पे थोड़ा रिलीफ है कि एक को एलिमिनेट बस करना है, बट अगेन यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, सो लेट अस सी कि 1967 में मैं एक तरह से रिवीजन भी साथ साथ करवा देता हूँ ताकि आपको बुक ना खोलनी पड़े अगर गलती कर दिया आपने। सिंधी, फिर 1992 में 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब बताओ नेपाली कहाँ बोली जाती है इंडिया में? नेपाल तो इंडिया का पार्ट नहीं है। तो हमने पढ़ा ना गोरखालैंड, हमने पढ़ा सिक्किम, ये सब यहाँ पे नेपाली वन ऑफ द मेजर लैंग्वेज है। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी 2003, 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ठीक है, सो 22 हो गया। अब मुझे ये बताना है कि इस 22 शेड्यूल लैंग्वेज में क्या इंग्लिश आती है या नहीं, ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ पार्टिकुलर एरिया इज ब्राउट अंडर द 5th शेड्यूल। देखो 5th शेड्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान रहे, of the Constitution of India, which one of the following statements best reflects the consequence of it? ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कि ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल जो है बनाई जाती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टू बी प्रिसाइज। ठीक है, किसमें? 5th शेड्यूल में, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, ये लिखा हुआ है, एंड उधर क्या लिखा है? ट्राइबल एरियाज 6th शेड्यूल में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल इन ट्राइबल एरियाज, ये याद रखना ये कीवर्ड। ठीक है, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल एरियाज टू नॉन ट्राइबल एरिया। चलो देखते हैं, इसको लेकर मुझे नहीं पता, अभी हमने वैसे कर लिया था 5th शेड्यूल में, ये क्वेश्चन तो सेम ही था ना, ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी। देखो रिपीट हो रहा है, जस्ट सोचो, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आंसर तो मुझे वैसे ही मिल गया, फिर भी मैं सोच लेता हूँ। दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडी इन दैट एरिया। अब मैंने कहा ना कि 5th शेड्यूल से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी नहीं आता है, उसके लिए उन इलाकों में पीसा अलग से लाया गया है, PESA, उन जो 10 स्टेट्स हैं, ध्यान रहे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती है, और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है ना, वो एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? वो गवर्निंग बॉडी है, वहां पे सेल्फ गवर्नेंस की बात होगी 6th शेड्यूल में, बट
इट विल नॉट अप्लाई टू द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। देन दिस वुड क्रिएट कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूटी, ये तो मतलब बेबुनियाद है। द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल, अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये तीन तो ऐसे गए एंड देन एक निकल गया। और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए पीवाईक्यू में नाइन्थ शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंपल है, नाइन्थ शेड्यूल, अगर ये सारी चीजें बेसिक बुक में है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे प्योर इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके बुक में है। और आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं आता है। सिंपल है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ते हो ना, वहां से भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेसिक चीज है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नाइन्थ शेड्यूल को लाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। बेसिक चीज है, नहीं जाते हैं। और दो ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने बता ही दिया नाइन्थ शेड्यूल क्यों लाया गया, कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना कि बेसिस पे चैलेंज नो हाउ कुछ लॉज, और वो लॉज मेनली लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। एंड उसको मतलब कि एक पार्टिकुलर शेड्यूल में डाला गया जिसका नाम नाइन्थ शेड्यूल रखा गया, ठीक है। सो दिस इज इट। देन चलते हैं अब, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल थे। अब देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया, तो इसका मतलब आगे जो 12 तक है वो भी तब ऐड किया गया होगा। हाँ, इजी है, कर लोगे, मतलब समझ आ रहा है। तो 9, 10th, 11 एंड 12th ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, मतलब 8 ही शेड्यूल जो है ओरिजिनली पार्ट था, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, ये खूबसूरत क्वेश्चन है और ये थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा डेप्थ में है, ऐसे नहीं कि सीधा पूछ दिया 5th शेड्यूल में क्या है, 9th शेड्यूल में क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज मतलब कि उसको चेक किया जाएगा। और ऑप्शंस भी, ये जो नया तरीका यूपीएससी ने तो 2022 में इंट्रोड्यूस किया, एंड देन 2023 में तो आई थिंक 47 to 49 क्वेश्चंस इसी बेसिस पे डाला गया था। और इससे बहुत मुश्किल हो गया कि हम एलिमिनेशन टेक्निक जो यूज करते हैं वो वाली बात। लेकिन ये जो नन आ जाता है ना, तो नन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आपको 3 पे ला देता है, एक भी स्टेटमेंट अगर सही है तो। थोड़ा तो है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली कुछ नहीं मिलता है इसको, इसमें कोई क्लू नहीं मिलता है, बट मिलता है। सो विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एनी एरिया शेड्यूल्ड एरियाज, मैंने बोला शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये 5th शेड्यूल का पार्ट है। ट्राइबल एरियाज पार्ट किसका है, 6th शेड्यूल का। अब इसका मतलब 5th शेड्यूल की बात हो रही है। अगर आपको ये कीवर्ड नहीं पता होता तो आप 6th शेड्यूल भी समझ सकते थे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट्स व्हाई आई सेड कि फोकस ऑन दीज कीवर्ड्स, यू शुड रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, मतलब जो रिलेटेड है 5th एंड 6th शेड्यूल से। कल को ट्राइबल एरियाज डाल दिया जाए एंड आप समझोगे कि नहीं ये 5th का ही है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पे फोकस करना। विद इन अ स्टेट, करेक्ट खोजना है ना, करेक्ट, ठीक है। विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज ए शेड्यूल एरियाज टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, हमने बात की, सही है। ये नॉन चला गया, 3 में से अब सेलेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लू मिलता है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक। ये काइंड ऑफ ऐसा स्टेटमेंट है जो ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा, ठीक है। लार्जेस्ट जो है 5th शेड्यूल के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एंड स्मॉलेस्ट जो है वो ब्लॉक लेवल पे जो क्लस्टर्स ऑफ विलेज है उसको कह सकते हैं, ठीक है। या आपने पढ़ा है टेक्निकल, मैंने क्वेश्चन बोला, आपने अगर 5th शेड्यूल थोड़ा भी डेप्थ में पढ़ा है तो वो आपको नंबर दिलवा देगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट करवा देगा। एंड यहाँ पे कुछ एब्सर्ड मिल गया, जैसे चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। अब मैंने यही कहा कि यहाँ गवर्नर का रोल है। 5th एंड 6th शेड्यूल में याद रखना, चीफ मिनिस्टर ज्यादा कुछ नहीं करेगा, गवर्नर का रोल है। एक जनरलाइज पॉइंट में कह रहा हूँ, ठीक है। सो चीफ मिनिस्टर तो करेगा नहीं, ये कौन करेगा, गवर्नर करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली 2 इज करेक्ट। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितना आपने सही किया है, ठीक है। डे 3 में कल या तो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज को साथ में कर लेंगे, उनके पीवाईक्यूज कर लेंगे, या फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कर लेंगे पार्लियामेंट के बाद, ठीक है। पार्लियामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल के आते हैं। सो पहला है यूएस सैंक्शंस को लेकर रशियन जो ऑयल मेजर्स है, 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज है उस पर लगाई जाने वाली है, तो उसको लेकर अनाउंसमेंट हो गई, हम देखेंगे, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इससे। सेकंड है राज्यसभा इलेक्शन, जम्मू कश्मीर में होने वाला है आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है।
तो किस तरह से इलेक्शन पूरा प्रोसीजर होता है राज्यसभा का, बेसिक थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड आर्टिकल है, बहुत सुंदर आर्टिकल है एडिटोरियल का, यूनाइटेड नेशन जो है ना 80 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन 80 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो शशि थरूर जो इंडिया के आई थिंक सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे व्हेन इट कम्स टू यूनाइटेड नेशन, आई मीन उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो एक बहुत सुंदर आर्टिकल उन्होंने क्राफ्ट करा है एडिटोरियल में आज, कि कैसे यूनाइटेड नेशन की रेलिवेंस है, कैसे यूनाइटेड नेशन को हम फिर से मतलब जीवंत कर सकते हैं, और इंडिया का क्या रोल होने वाला है। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल सीजीआई, नए सीजीआई जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, रेलिवेंट आर्टिकल्स देख लेंगे हम, एंड किस तरह से प्रोसीजर होता है वो देख लेंगे, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल, मोदी जो है आसियान में समिट में जो है फिजिकल प्रेजेंस उनकी नहीं होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। एंड जयशंकर जाएंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, कल भी हमने डिस्कस किया था आसियान समिट को लेकर। देन वी हैव द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग कराने का विचार हो रहा है, मतलब कि वो होना ही है अराउंड 29 या 30 अक्टूबर, ठीक है। अब ये न्यूज में रहेगा जब तक क्लाउड सीडिंग हो ना जाए, पोल्यूशन कम ना हो जाए, मतलब फॉर नेक्स्ट 1-2 वीक्स ना दिल्ली जो है पोल्यूशन इतना जो हर साल होता है यहाँ पे, तो वो उसके बारे में न्यूज में रहेगा। और हर आर्टिकल मत बैठ के पढ़ने लगिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा क्यों क्लाउड सीडिंग होती है, मैं बताऊंगा अच्छे से आज ही। देन सॉरी ये दिल्ली में पोल्यूशन क्यों होती है, क्लाउड सीडिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये लॉन्ग टर्म मतलब कि अगर सोचो तो लॉन्ग टर्म में क्या फायदा मिलेगा, या कुछ और हमें करने की जरूरत है, ये आर्टिकल बहुत अच्छे से बताता है, ठीक है। और अगर आपको याद हो कि क्लाउड सीडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था। एंड देन द 10th आर्टिकल, छोटा सा एक पिक्चर है, दिखाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। पोकाली पैडी जो है केरला में जीआई टैग्ड है, थोड़ा सा उसका पिक्चर आया तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दूंगा। यू नेवर नो प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या करता है, पिक्चर जो हिंदू में है ना उससे फोटो क्वेश्चन बना देता है। सो लेट अस स्टार्ट, सिंपल है। रशियन ऑयल के 2 मेजर कंपनीज हैं, उस पर सैंक्शंस लगाएगी यूएस, ठीक है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, देख लेते हैं। sanctions on Russia's top oil companies Rosneft and Luk ऑयल, मतलब ये सब स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए नहीं, हमें इम्पैक्ट देखना है। फॉर द फंडिंग ऑफ क्रेमलिन्स वॉर इन यूक्रेन लीडिंग टू 3% राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अब इनका जो टोटल 5% ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल जितने ऑयल है, ये 2 कंपनी सोचो, रशिया के 2 इंपॉर्टेंट जो कंपनी है जिसपे सैंक्शंस यूएस लगाएगी, वो दुनिया का 5% ग्लोबल ऑयल आउटपुट, मतलब ये एक तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। सो यूएस जो है मॉस्को वॉर रेवेन्यू जो है ना उस पर एक तरह से चोट करना चाहता है, सो दैट जो है रशिया ना यूएस के टर्म्स पे यूक्रेन में निगोशिएशंस करे यूक्रेन को लेकर, ठीक है। तो इनको ये नाम दे रहे हैं इसको वॉर रोकने की, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में आप। एंड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, उसमें ऑयल प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था यूएस प्रेसिडेंट्स ने, एंड देन इसकी वजह से ही मतलब इनकी इकोनॉमी जो है ना अभी भी, मतलब इसी आर्टिकल में आई थिंक 25% जो है ना यहीं से आता है, ऑयल गैस रेवेन्यू 21% के आसपास। सबसे बड़ा सोर्स यही है रशिया के लिए, ऑयल जो ये इंपोर्ट करते हैं, नेचुरल गैस। एंड अगर उसी पे हिट किया जाए, ठीक है, उसका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रोक दिया जाए या कम करा दिया जाए, तो वो रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लगातार जो है यूक्रेन में जो है इन्वेजन कह लो या जो अटैक कर रहे हैं उस पर मतलब उसको जारी रखना, ठीक है। एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से बस देख लेते हैं, 2022 में ये बनाया गया है, 13.12% हम इंपोर्ट करते थे फ्रॉम रशिया। देन 24 में 35.47% हो गया, एंड अगस्त 2025 में 31 पर, मतलब 32% के आसपास है, ठीक है। यही है, बस आपको यही समझना है कि 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज पे जो है यूएस सैंक्शंस लगा रही है, जो ग्लोबली उनका जो कंट्रीब्यूशन है रशियन कंपनीज का वो 5% है, एंड इसकी वजह से 3% जो है ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया जो है प्रॉमिस कर रहा है रशिया को कि हम इंडिया जो है डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए को प्रॉमिस कर रहा है कि हम जो है ना जो इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से ऑयल उसको कम कर देंगे बाय ईयर एंड, ठीक है, कम करेंगे या ऑलमोस्ट बोल रहे खत्म ही कर देंगे, मतलब बंद ही कर देंगे। बट इंडियन गवर्नमेंट के साइड से सब कुछ नहीं आया है अभी, वही जो कह रहे हैं वही हम
मतलब उनका पर्सपेक्टिव ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपका पूरा ये आर्टिकल, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। एंड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कितना इंपोर्ट करता है फ्रॉम रशिया, ठीक है। एंड राज्यसभा का बाईपोल होने वाला है जम्मू कश्मीर में आफ्टर 4 years, आपको पता है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये पहली बार इलेक्शन होगा। 4 राज्यसभा सीट से जम्मू कश्मीर में, टोटल 90 सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो ये 4 सीट्स के बारे में हम देख लेंगे, पर न्यूज में क्यों है तो कांग्रेस एंड पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर की बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। ये दोनों अपोनेंट है एक दूसरे के, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, और यही सत्ता में मोस्टली रही है। बट राज्यसभा इलेक्शन में पीडीपी जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी अहेड ऑफ बाई इलेक्शंस टू 4 राज्यसभा सीट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, वेयर द एनसी इज लाइकली टू विन 3 सीट्स एंड बीजेपी 1 सीट जीतेगी, ठीक है। 4 सीट है, हमें इस समय नहीं जाना, हमें बस सीट्स पे फोकस करना है। कैसे होता है राज्यसभा इलेक्शन? सो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली बाय द पब्लिक, ऑब्वियसली। जो एमएलएज होते हैं ना, इलेक्टेड एमएलएज, वो चाहे स्टेट के हो, और जम्मू कश्मीर क्या है, ऐसा यूटी है जिसके पास खुद की असेंबली है जिसकी 90 सीट्स है, तो वही चुनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। वोटिंग सिस्टम कैसे होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपको इसके बारे में कई बार मैंने बताया है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। ऑल्सो ओपन बैलेट, एक ही इलेक्शन है, मतलब कि मेजर इलेक्शन जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है, वो ओपन बैलेट होती है, नॉट सीक्रेट बैलेट। क्वेश्चन आप लोगों के से है आज, एक और क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा। ये बताओ कि जब से राज्यसभा इलेक्शन हो रहा है तब से ओपन बैलेट है, या मतलब कि बीच में ये सारी चीजें आई, मतलब लास्ट 70-75 ईयर्स, मतलब जब से हम इंडिपेंडेंट हुए, राज्यसभा इलेक्शन हुआ है शुरू, तब की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, यहीं पे यूपीएससी खेल लेता है स्टेटमेंट में। टेन्योर की बात करें तो 6 ईयर टर्म होता है। अब क्वेश्चन पूछ देगा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ लिखा है क्या 6 ईयर्स होने चाहिए? बिल्कुल नहीं लिखा है, पीवाईक्यू भी है। एंड 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है। और कंडक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आई थिंक 16A सेक्शन, ओके। यही है आपका राज्यसभा का इलेक्शन। देन मैंने इस आर्टिकल की बात करी शशि थरूर साहब की, देखते हैं क्या है वाइन न्यूज। सबसे पहले यूएन मार्क्स 80 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स, ठीक है, खड़ा है दो तरफ, मतलब किधर जाना है अभी तक फाइनल नहीं है इनका। स्टिल रेलिवेंट बट इन नीड ऑफ अर्जेंट रिफॉर्म टू रिफ्लेक्ट 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स रियलिटीज। इनका कहना है कि रेलिवेंट तो है यूनाइटेड नेशन, कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स रियलिटीज है उसके हिसाब से खरा उतरना पड़ेगा, मतलब बीच रास्ते पे जो खरा है, एक तरफ आपको 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जो मेजर नए प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड करके रिफॉर्म करके आप मतलब कि रियलिटीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। एंड सेकेंडली जो है आपकी रेलिवेंस है, मतलब आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। हम आते हैं सीधा आर्टिकल पे, आइडिया एंड पर्पस। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम जाते हैं, अच्छी सी बोलते हैं ना, एक सही यूपीएससी मेंस का आंसर, ये ऐसे कह लो, ऐसे ही लिखा जाता है। फ्लो यहाँ से आप सीख सकते हो, कोहरेंस यहाँ से सीख सकते हो इनके आर्टिकल को। आई विल रिकमेंड, क्योंकि मैं आपको पता होगा कि आर्टिकल को इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड करता हूँ सो दैट आप लोग खुद से भी पढ़ो, और हाईलाइट भी कर देता हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ये शायद कहीं नहीं होता होगा, आई डोंट नो। और जो करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है उसमें कैसे होता है, मैं चाहता हूं बच्चे जो मैं चुन के लाऊं ना आर्टिकल्स, आप एक बार देख लिया करो, ठीक है। सो इसीलिए मैं इंक्लूड करता हूं, नहीं तो मुझे क्या है, मैं इतने सारे स्पेस को यूज कर लूंगा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, और पेजेस रिड्यूस कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो हिस्टोरिकली देख ले तो आइडिया और पर्पस क्या था यूनाइटेड नेशन का? फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, अफोर्ड ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, एंड प्रमोट कलेक्टिव पीस, अ मॉन्यूमेंट टू कॉपरेशन नॉट पावर, ठीक है। मतलब कि पावर पे फोकस नहीं करना, पावर जो सेंट्रलाइजेशन है उस पर फोकस ना करके कॉपरेशन, ठीक है। एंड 3-4 इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ह्यूमन डिग्निटी जो है वो अपहोल्ड करे, एंड प्रमोट करे कलेक्टिव पीस। अब देखते हैं चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, 80 साल पूरा होने वाला है यूनाइटेड नेशन का। शिफ्ट फ्रॉम बाइपोलर जो हुआ करता था एट दैट टाइम जब इसको फॉर्म किया गया था, टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, अभी का दुनिया क्या है,
ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज जो है, नए नए कंट्रीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबली। ओल्ड अलायंसेस फेडिंग, न्यू पावर्स इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका डिमांडिंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। आपको पता ही है यूएन स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट्स 1945 पावर डायनामिक्स। अभी का जो यूएन स्ट्रक्चर है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो उस समय के जो डायनामिक्स थे, उस समय के जो जियो पॉलिटिक्स थे, उस समय के जो मेजर प्लेयर्स थे, उसके उसको शो करता है। बट जरूरत क्या है, टू आज की रियलिटी शो नहीं करता है। आज जो ग्लोबल पावर्स जो इमर्ज कर रहे हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उनको मौका नहीं मिलता उस हिसाब से जिस तरह से वो रोल प्ले कर रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ लिबरल मल्टीलैटरलिज्म। मल्टीलैटरलिज्म क्या होता है, मतलब कि बहुत सारे कंट्री जो है एक साथ आते हैं और ग्लोबल पीस के लिए काम करते हैं। लिबरल का मतलब तो सिंपल है, आप समझते ही होंगे। तो राइज ऑफ अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म इवन विद इन द डेमोक्रेसीज। आप लोगों को पता ही है कि इवन डेमोक्रेसीज के अंदर अथॉरिटेरियन जो कहते हैं टेंडेंसीज हैं, इवन आपको दिख जाएगा वो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, सो सिक्योरिटी काउंसिल फ्रोजन इन टाइम, लेजिटमेसी इरोडिंग। ठीक है, एंड सॉवरेन इक्वालिटी एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी जो कोर प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन का है, आर इंक्रीजिंगली कंटेस्टेड। ठीक है, सो अब बात करते हैं अभी के कंटिन्यू रेलिवेंस की। मैंने बात करी, यूनाइटेड नेशन आज भी रेलिवेंट है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में या हमारे GS2 में। यूएन रिमेन्स क्रूशियल थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एंड पीस गिविंग आर्म्स। आपको पता होगा यूनिसेफ, WP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड UNHCR। तो इस तरीके से रेलिवेंट है ये बॉडी, आज भी अपना काम कर रही है, अच्छे से कर रही है। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, ट्रीटीज, ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी, SDGs आपको पता होगा, एंड पीस डायलॉग्स। ये सारी चीजें यूनाइटेड नेशन अभी इस पर फोकस करिए, जो अच्छी बात है, अभी भी इस हिसाब से रेलिवेंट है। एंड स्टिल प्रोवाइड्स अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर निगोशिएशन, लेजिटमेसी एंड डेलिब्रेशन। ठीक है, और हर साल मीटिंग होती है, आपको पता होगा। की चैलेंजेस, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिक राइवलरीज, US चाइना, रशिया वेस्ट, इसकी वजह से आपको पता होगा कि काम नहीं करता, डिसफंक्शनल हो जाता है यूनाइटेड नेशन, स्पेशली इन सिक्योरिटी काउंसिल जो वीटो पावर इनको दी गई है। वीकेंड न्यूट्रलिटी। ठीक है, फंडिंग क्राइसिस एंड पॉलिटिसाइजेशन, ये भी इशू है। ठीक है, US तो बहुत सारे फंड्स काट रहा है। ओके, एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो यूनाइटेड नेशन की मतलब कि डिफरेंट बॉडीज है उसमें देखने को मिलता है। वी हैव रिफ्लेक्ट्स पावर इन इक्वालिटी एंड सेलेक्टिव इंटरवेंशंस। ठीक है, तो पावर इन इक्वालिटी आपको दिखती है, 5 कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा वीटो पावर एंड UNSC में परमानेंट मेंबरशिप है। एंड सेलेक्टिव इंटरवेंशंस होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कलेक्टिव जो है सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं उस हिसाब से चीजें की जाए। सो इसके वजह से यूनाइटेड नेशन में ट्रस्ट डेफिसिट होता है। ठीक है, उसको लेकर। एंड द वे फॉरवर्ड सिंपल है, रिफॉर्म करो और रिन्यूअल करो। रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन, नॉट रिप्लेस इट, ये भी कह रहे हैं, ध्यान रहे। एक्सपेंड सिक्योरिटी काउंसिल टू रिफ्लेक्ट करेंट ग्लोबल पावर रियलिटीज। ठीक है, मेक इट इंक्लूसिव, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव। ये सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो एक तो रिफॉर्म करो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, मतलब कि एक्सपेंड करके, एंड जिससे कि करंट ग्लोबल पावर जो रियलिटीज है वो दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री है, एंड चौथा सबसे स्ट्रांग मिलिट्री इंडिया की है। तो आप उसको अगर इंक्लूड नहीं करोगे, 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन को आप अगर नहीं दोगे आवाज, तो फिर दिस रेजेस क्वेश्चन ना कि उसकी लेजिटमेसी यूनाइटेड नेशन की। अब एसेंस, अब जैसे शशि थरूर साहब ने लिखा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इज नॉट अ रेलिक बट अ सिंबल ऑफ ग्लोबल पॉसिबिलिटी। इट्स रिवाइवल थ्रू रिफॉर्म इज की टू फेयर, कोऑपरेटिव एंड वर्ल्ड ऑर्डर। बेहतरीन, इसको आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सुंदर आर्टिकल है और इसीलिए एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस होता है कि मेंस के लिए इनरिचमेंट कराए आपका, प्रीलिम्स का तो होता ही है। अब ये वैल्यू एडिशन जो है ना, आप इसको यूज कर सकते हो। कोट जो इन्होंने बोला है इसको आप लिख लेना अपने नोट्स में। UN was not born as a monument to power but as a mechanism for peace। ठीक है, मेंस कीवर्ड मल्टीलैटरलिज्म, कलेक्टिव सिक्योरिटी, UN रिफॉर्म, ग्लोबल गवर्नेंस, लेजिटमेसी क्राइसिस, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इक्विटी इन रिप्रेजेंटेशन। ये सारी चीजें यूज करते हैं ना हम अपने आंसर्स में, तो अच्छे आंसर्स निकल के आते हैं।
ठीक है। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज सीजीआई जो है ना अपने सक्सेसर को रिकमेंड करेंगे। गवई साहब सीजीआई है, 52nd सीजीआई ऑफ इंडिया है, 53rd के लिए वो जो है नाम देंगे अपने सक्सेसर के लिए। अब कैसे होता है अपॉइंटमेंट सीजीआई का इंडिया में देख लेते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज रिटन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई seeking his recommendation for his successor as he is scheduled to retire on November 24 को वो रिटायर होंगे। एंड जस्टिस सूर्यकांत सीनियोरिटी के हिसाब से सूर्यकांत जो है भारत के नए चीफ जस्टिस 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोसीजर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखो तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट सीजीआई, ये लिखा हुआ है क्लियरली। ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से सीनियोरिटी के बेसिस पे जो है नए सीजीआई को चूज किया जाता है, जैसे कि सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत को चुना जाएगा। अब रिमेंबर ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि सीनियोरिटी के बेसिस पे ही सीजीआई चुना जाएगा। समटाइम्स जो है वो सीनियोरिटी को भी सुपरसीड करा के सीजीआई बनाया गया है। इंदिरा गांधी के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में ऐसा हुआ था। ठीक है, ये बस कन्वेंशन है। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ट्रेडिशनली अपॉइंटेड एज सीजीआई। दिस कन्वेंशन इंश्योर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जैसे होता है ना फेवरेटिज्म के बेसिस पे उनको बना दिया जाए सुपरसीड करके, जैसा हुआ था उस समय में, तो क्या होगा जुडिशियल इंडिपेंडेंस या जो न्यूट्रलिटी है हमारी जुडिशरी की वो हैम्पर हो सकता है। ठीक है, सो अब प्रोसेस एक तरह से देख लेते हैं। आर्टिकल 124(2) इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, द लॉ मिनिस्ट्री सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग सीजीआई। उनकी जो रिकमेंडेशन है वो सीख करती है कौन, हमारी लॉ मिनिस्ट्री। फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट द आउटगोइंग सीजीआई रिकमेंड्स द सीनियर मोस्ट जो जज डीम्ड फिट फॉर द अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीजीआई। तो जो हमारे आउटगोइंग सीजीआई गवई साहब वो रिकमेंड करेंगे। अब ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंशियल होगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज करेंगे। एक बार लॉ मिनिस्ट्री को मिल गया वो, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास मतलब कि ऐसे एडवाइजरी पावर है। द प्रेसिडेंट आफ्टर रिसीविंग द रिकमेंडेशन एंड द प्रेसिडेंट फॉर्मली अपॉइंट्स द रिकमेंडेड जज एज एन। ये औपचारिकता ही है, बस फॉर्मेलिटी है। जो सीजीआई जिनको भेजेंगे ना वही मायने रखेगा। ठीक है, ओथ एंड ऑफिस कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाएगा। चलो बताओ सीजीआई का जो ओथ होता है उसके लिए रेलिवेंट आर्टिकल कौन सा है, बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत क्वेश्चंस देता हूँ ना, दूंगा। रिवीजन जितना हो जाए, जितना आपको क्लैरिटी मिले इस वीडियो को देखने से, उतनी बेहतर बात है ना। ठीक है, समझ आ गया। और जो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट होते हैं उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, सीजीआई विद द 4 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, वो जजेस अपॉइंट करते हैं। ये डिफरेंट है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे चीफ जस्टिस का पाइवटल रोल है। अब आसियान मीट के लिए जो है ना प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली, देख लो सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड 47th समिट वर्चुअली, मतलब कि ऑनलाइन वो ये करेंगे, एंड जो कि 26 अक्टूबर को होगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिग्निटरी जो है आसियान समिट में आएंगे, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब की पॉइंट्स है आसियान समिट इज अ मीटिंग ऑफ 10 नेशन, आपको पता है। रीजनल कॉपरेशन एंड डायलॉग एंड ग्लोबल साउथ में कहा जाए तो इतना अच्छा मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है जैसा आसियान। ठीक है, ग्रुपिंग कह लो। ग्लोबल नॉर्थ में देखो, फर्स्ट वर्ल्ड में देखो तो ईयू है, बट साउथ में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आसियान, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पुअर कंट्रीज है ना, लो इनकम कंट्रीज हैं, वो इस तरह से साथ में रह रहे हैं। डिस्पाइट कि वो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होगा ही बॉर्डर्स को लेकर, जो कि दिखता भी है। ठीक है, सो लेकिन फिर भी वो साथ में है, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन उनकी इतनी बेहतर हो गई है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे। ठीक है, और बात हुई मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम से मोदी जी की दीपावली को लेकर, एंड समिट वाज एक्सपेक्टेड प्रोवाइड एन इंडिया यूएस। हाँ, ऐसा कल ही हमने डिस्कस किया था कि इस समिट को ऐसे देखा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाएंगे मलेशिया, एंड यूएस प्रेसिडेंट जो है ट्रम्प साहब भी वहाँ आएंगे, तो मीटिंग होगी, तो शायद जो रिलेशंस थोड़े बहुत खराब हुए उसको हम फिर से पटरी पे ला सके। ओके, बट अब ऐसा होगा नहीं। चलो क्लाउड सीडिंग की बात करते हैं।
तो पूरा प्रोसेस देखेंगे, बहुत सुंदर आर्टिकल, जैसे शशि थरूर वाला आर्टिकल हमने देखा था, यूनाइटेड नेशन का 80 ईयर्स पूरा हो गया, उसी तरीके से ये आर्टिकल है। इसको हम देखते हैं वन बाय वन, इस प्रोसीजर को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा प्रीलिम्स 2025 में स्ट्रेट क्वेश्चन आया था कि दो केमिकल्स का जो है ना नेम यूज की पूछा गया था, सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेट मी सी दिस, एग्जैक्ट यही है ना। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपको पता होगा, ये सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सो लेट अस सी, जल्दी से करते हैं इसको। Okay, Delhi's government is exploring cloud seeding to counter severe winter pollution. Out experts जो है highlight it is a scientifically unreliable, ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है इन्होंने जो ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो शॉर्ट लिव्ड एंड डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म एमिशन कंट्रोल मेजर्स नेसेसरी। ठीक है, टू एड्रेस द रूट कॉजेज। गेटिंग, सो समरी देखते हैं, वाई दिल्लीज एयर वर्सेंस इन विंटर। सिंपल है, इसको हम समझेंगे, कई बार हमने समझा भी है, फिर से देख लेते हैं। आफ्टर द मॉनसून विड्रॉल, ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर जो है ना नॉर्थ वेस्ट में डोमिनेट करता है। मॉनसून जैसे ही जाता चला गया इंडिया में भी, तो वीक विंड्स जो है ना, हाई प्रेशर सिस्टम ट्रैप पॉल्यूटेंट्स क्लोज टू द ग्राउंड। वीक विंड्स का मतलब सिंपल है कि विंड जो है ना मूव नहीं कर रही, जहां है वहीं पे स्थित है। अब क्या होता है कि एक तो हवा है, हवा कूल एयर है, मैं बेसिक समझा देता हूँ, एंड ये मूव भी नहीं कर रही है, तो क्या है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं वो आके जमा हो जा रहे हैं। अब ये मूव करती तो शायद ये पॉल्यूटेड जो एयर है उसको साथ में ले जाती, मूव कराती, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन पूरा अटक जाता है और आपको वो दिल्ली में दिखता है या नॉर्थ इंडिया में इनफैक्ट दिखता है। ऊपर से पॉल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है, एक तो सबसे बड़ा है स्टबल बर्निंग। ठीक है, एंड कहा जाता है कि वन ऑफ द रीजंस, थोड़ा बहुत तो दिवाली जो फायर क्रैकर्स है उसका भी एक रीजन कह सकते हैं, बट मेजर रीजन स्टबल बर्निंग है। ठीक है, और साथ में जो एमिशंस होते हैं वो तो थ्रू आउट द ईयर होते ही है, व्हीकल से, इंडस्ट्री से, ये सारी चीजें। What is cloud seeding and how it works? It's a weather modification method. It injects silver iodide and sodium chloride. ठीक है, इसको इंजेक्ट कर दिया क्लाउड में और बारिश हो जाती है। These acts like ice crystals, making water droplets freeze and fall as rain or snow. ठीक है, it cannot create clouds, only enhances rainfall if clouds already exist. याद रहे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्लाउड्स क्रिएट नहीं कर रहा है, क्लाउड्स जो ऑलरेडी है ना उसको इनहेंस कर रहा है कि बारिश हो जाए। ठीक है, रिमेंबर यहां पे खेल सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। व्हाई क्लाउड सीडिंग फेल्स फॉर दिल्ली? तो लैक ऑफ क्लाउड्स दिल्लीज पोस्ट मॉनसून ड्राई सीजन मेक्स द प्रोसेस इनइफेक्टिव। सिंपल है, समझिए इस चीज को कि दिल्ली में ना क्लाउड्स बनते ही नहीं है, बनते भी हैं तो मतलब बहुत कम ही बनते हैं पोस्ट मॉनसून, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो क्लाउड्स है ना वो क्रिएट नहीं कर रहा है, ये केमिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हैं, तो उसको इनहेंस कर रहा है कि बारिश, रेनफॉल हो जाए, और बारिश होगी तो क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स को ना जमीन पे ला देगी जो गंदी हवा में मौजूद है। सो साइंटिफिक एविडेंसेस शो नो कंसिस्टेंट सक्सेस इन इंप्रूविंग रेनफॉल। ठीक है, इवन व्हेन इट रेन्स पोल्यूशन ड्रॉप्स टेम्परली, क्योंकि फिर से वो हो ही जाएगा, स्टबल बर्निंग होगी, एमिशंस हो ही रहे हैं, एंड और भी जो रीजन है उसकी वजह से फिर से पोल्यूटेंट्स जमा हो जाएंगे, मतलब शॉर्ट टर्म रिलीफ है, बट रिटर्न्स विद इन अ डे और टू। देखो ये तो यहां तक कह रहे हैं कि एक दो दिन में फिर से वापस आ जाएगा, तो लगातार बारिश करवानी पड़ेगी। रिस्क ऑफ केमिकल एक्यूमुलेशन इन सॉइल एंड वाटर फ्रॉम रिपीटेड यूज, ये भी डर है। पोटेंशियल फ्लडिंग हैजर्ड्स इफ रेनफॉल कोइंसाइड्स विद पुअर अर्बन ड्रेनेज। अब जस्ट सपोज कि बारिश सही में होने लगी, क्लाउड नेचुरली बनने लगे, और आपने फिर क्लाउड सीडिंग भी करवाया, अब दोनों चीजें अगर साथ हो गई तो फ्लडिंग भी हो सकती है, ये भी डर है। ठीक है, इस चीज को रेज कर रहे हैं। अब रियल इश्यूज क्या है दिल्ली पोल्यूशन का, हमें वो समझना पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म का निकल पाएगा। तो मेजर एमिटर्स क्या है, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन डस्ट, वेस्ट बर्निंग, ठीक है, स्टबल बर्निंग एंड एग्रीकल्चरल रेसिड्यू फायर्स, ये यही है, ये दोनों को ऐसे
मेनली एग्रीकल्चर रेसिड्यू फायर्स को हम कर सकते हैं इंक्लूड। वर्सेंड बाय द अनफेवरेबल विंटर मेट्रोलॉजी, आपको मैंने बता ही दिया कि हवा जो है ठहर जाती है, ठीक है, मूव नहीं करती एक जगह, और हवा ठंडी होती है, मतलब गर्म हवा क्या होता है ऊपर की ओर भागती है, यहाँ पे क्या है हवा ठंडी है, ऊपर भी नहीं जा रही है, जहाँ पे है वहीं पे टिका हुआ है एंड स्लोली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो जमा हो जा रहे हैं उस हवा में, इसीलिए गंदा हो जाता है। रिफ्लेक्ट्स वीक पोल्यूशन गवर्नेंस एंड लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑन एमिशन सोर्सेस, ठीक है। सो व्हाट कैन एक्चुअली फिक्स द एयर, प्रमोट क्लीन ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अर्बन डिजाइन दैट रिड्यूसेस एमिशंस, ठीक है, ये सॉल्यूशंस है। इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज रेदर देन टेम्पररी फिक्सेस, जैसे कि क्लाउड सीडिंग है। स्ट्रेंथन गवर्नेंस, इन्फोर्समेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इन पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं मेंस के लिए। लॉन्ग टर्म रिफॉर्म इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल नॉट सिंबॉलिक इंप्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी। ओके फाइन, समझ गए। एंड देन द लास्ट आर्टिकल सिंपल सा है अबाउट पोकैली पैडी, सिंपल है, ये पिक्चर डाला है एंड इस पे क्वेश्चन बनता है। तो पोकैली राइस जो है ना, पोकाली इज अ जोग्राफिकल जीआई टैग्ड है, सॉल्ट वाटर टॉलरेंट राइस है, ये इसकी खासियत है। वेराइटी ग्रोन मेनली इन द वाटरलॉग कोस्टल रीजन्स ऑफ केरला, स्पेशली इन ये जो इलाके हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन सेलाइन रेसिस्टेंट राइस वेराइटीज इन इंडिया, कल्टिवेटेड फॉर 3000 ईयर्स। तो कहाँ इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कोस्टल वाटर होती है, कोस्टल वाटर क्या होती है, सेलाइन होती है, और सेलाइन वाटर में एग्रीकल्चरल डिफिकल्ट होता है, बट दिस वेराइटी ऑफ राइस जिसको 3000 ईयर से कल्टिवेट किया जा रहा है, तो एक तरह से मतलब कि हमें एक तरह से होप देता है कि सेलाइन वाटर में भी हम जो है अनाज या राइस जो है उगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये जीआई टैग्ड ऑलरेडी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं हम कल, डे 3 होगा, ओके। एंड टीडीएफ जो है मंडे से स्टार्ट कर दूंगा डेफिनेटली, फाइन। एंड प्लीज अटेम्प्ट कीजिए एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।